गुड मॉर्निंग। आज हम गोद निषेध नीति जो है इसके बारे में बात करेंगे। ये जो नीति है ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू की गई थी। युद्ध के द्वारा तो ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार शुरू से ही हो रहा था। कुशासन के आरोप में भी पहले राज्यों का विलय हो चुका था, जैसे कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कुर्ग और मैसूर राज्यों का विलय किया था। कर्ज के बदले में भी राज्यों के भूक्षेत्र कंपनी पहले से ही हथियाती आई थी, लेकिन डलहौजी की विशेषता गोद निषेध नीति के द्वारा राज्यों का अपहरण करने में थी। गोद निषेध नीति का अर्थ यह है कि पैतृक वारिस न होने की स्थिति में सार्वभौम सत्ता अपने अधीन तथा परतंत्र क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिला सकती थी। डलहौजी का कहना था कि सामान्य नागरिक के द्वारा गोद लिया गया पुत्र अपने पिता की व्यक्तिगत संपत्ति का उत्तराधिकारी हो सकता है, किंतु इसी प्रकार से किसी शासक के द्वारा गोद लिया गया पुत्र राज्य पर शासन करने का अधिकारी स्वाभाविक रूप से नहीं हो सकता। दत्तक पुत्र उसी स्थिति में राज्य का शासक हो सकता है जबकि भारत की सर्वोपरि सत्ता की हैसियत से ब्रिटिश सरकार उसके उत्तराधिकार को स्वीकार करे। डलहौजी ने ये दावा किया कि यदि कोई शासक किसी व्यक्ति को गोद लेता है तो ब्रिटिश सरकार को उसके उत्तराधिकार को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने की पूरी स्वतंत्रता है। भारत में गोद लेने की जो प्रथा थी ये कोई नई नहीं थी। स्वयं ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इसने भी गोद लेने की प्रथा को स्वीकार किया था। शुरू में 1825 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने यह घोषित किया कि प्रत्येक सत्ताधारी जो है उसे हिंदू कानून के अनुसार लड़का गोद लेने का अधिकार है और अंग्रेज सरकार इस अधिकार को स्वीकार करने के लिए बाध्य है। 1848 ईस्वी तक गोद लेने के संबंध में कंपनी सरकार की नीति अधिक स्पष्ट नहीं रही। अनेक अवसरों पर कंपनी ने भारतीय शासकों के द्वारा गोद लिए गए लड़कों के उत्तराधिकार को पूर्णतया स्वीकार कर लिया, जबकि कुछ अवसरों पर उसने विरोध भी किया। कुछ अवसर ऐसे भी आए जबकि शासक किसी बच्चे को गोद लेने के पहले ही मर गया और उसकी मृत्यु के बाद उसकी विधवा ने किसी को गोद लिया और कंपनी ने उसके उत्तराधिकार को भी मान्यता प्रदान कर दी। उदाहरणतः 1827 ईस्वी में ग्वालियर के शासक दौलत राव सिंधिया की मृत्यु हो गई। उसके कोई पुत्र न था और अपनी मृत्यु के पूर्व वह किसी बच्चे को गोद नहीं ले पाया। उसकी मृत्यु के बाद उसकी विधवा बैजाबाई ने जनकोजी को गोद लिया और कंपनी ने उसके उत्तराधिकार को मान्यता प्रदान की। 1843 ईस्वी में जनकोजी की भी मृत्यु हो गई और उसके भी कोई पुत्र नहीं था। उसकी मृत्यु के बाद दौलत राव की विधवा ने जयाजी राव को गोद लिया और इस बार भी कंपनी ने उसके उत्तराधिकार को मान्यता प्रदान कर दी। परंतु दूसरी तरफ कुछ उदाहरण ऐसे भी देखने को मिलते हैं जबकि कंपनी सरकार ने गोद लेने के अधिकार को स्वीकार नहीं किया। उदाहरण के तौर पर 1835 ईस्वी में झांसी के राजा रामचंद्र की मृत्यु हो गई और उनके कोई पुत्र नहीं था और मरने से पूर्व उसने एक लड़के को गोद लिया था, लेकिन इसके लिए उसने कंपनी सरकार से स्वीकृति नहीं ली। उसकी मृत्यु के बाद दत्तक पुत्र के उत्तराधिकार को नहीं माना गया और मृत राजा के चाचा रघुनाथ राव के उत्तराधिकार को
मान्यता दी गई। इसी प्रकार से 1841 ईस्वी में जब कोलाबा के शासक राघोजी ने कंपनी सरकार से बच्चा गोद लेने की स्वीकृति मांगी तो इसे मना कर दिया गया और उसकी मृत्यु के बाद उसके राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। डलहौजी ने गोद लेने की प्रथा के बारे में अधिक उग्र नीति का सहारा लिया। फिर भी उसने प्रत्येक देशी राज्य के संबंध में एक समान नीति का पालन नहीं किया, अर्थात एक समान नीति नहीं अपनाई गई। उसकी नीति को अवसरवादी कहा जा सकता है क्योंकि उसने जिन आधारों को तैयार किया था वे अस्पष्ट थे और उनके बारे में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार कंपनी में निहित था। उसने समस्त भारतीय हिंदू राज्यों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया। पहली स्वतंत्र, दूसरी आश्रित और तीसरी अधीन। स्वतंत्र राज्यों की श्रेणी में उन देशी राज्यों को रखा गया जो भारत में कंपनी की सत्ता की स्थापना के समय अस्तित्व में थे और जिन्हें आंतरिक प्रभुसत्ता प्राप्त थी तथा जिनके साथ संधियां करते समय कंपनी ने उनकी स्वतंत्र सत्ता को स्वीकार किया था। आश्रित श्रेणी के अंतर्गत उन राज्यों को रखा गया जो आरंभ से ही किसी न किसी सत्ता के अधीन था और जो कंपनी के साथ संधि करने के पूर्व मुगल सम्राट अथवा पेशवा को खिराज देते थे। उदाहरण के रूप में जैसे कि झांसी का राज्य, झांसी का जो राज्य था ये पेशवा के अधीन था। तीसरी श्रेणी के अंतर्गत उन राज्यों को रखा गया जिनका निर्माण ही कंपनी ने किया था अथवा कंपनी की मदद के द्वारा जिन्हें पुनः संगठित किया गया था। जब इंग्लैंड में डलहौजी की गोद निषेध नीति की आलोचना होने लगी तो उसने यह स्पष्टीकरण दिया कि उसका इरादा सभी राज्यों पर इस नीति को लागू करने का नहीं है। पहली श्रेणी के स्वतंत्र शासकों को गोद लेने का अधिकार है और गवर्नर जनरल इस अधिकार को मान्यता प्रदान करता रहेगा, परंतु दूसरी श्रेणी के राज्यों को गोद लेने से पूर्व कंपनी सरकार की स्वीकृति लेनी होगी जो अस्वीकार भी की जा सकती है तथा तीसरी श्रेणी जो है इसके राज्यों को गोद लेने का अधिकार नहीं होगा और उनके राज्य कंपनी राज्य में सम्मिलित कर लिए जाएंगे। वस्तुतः डलहौजी का यह वर्गीकरण बहुत ही अस्पष्ट तथा पेचीदा था और किस राज्य को किस श्रेणी में रखा जाए इसका निर्णय गवर्नर जनरल की इच्छा पर निर्भर था। यह सारी व्यवस्था भारत के देशी राज्यों को हड़पने के लिए एक बहाना मात्र था। उदाहरण के लिए राजस्थान के करौली राज्य को हड़पने के लिए डलहौजी ने उसे दूसरी श्रेणी में रखा, परंतु कंपनी के संचालक मंडल ने उसे पहली श्रेणी के अंतर्गत माना, जिससे करौली राज्य बच गया। इससे स्पष्ट है कि ये जो वर्गीकरण था ये डलहौजी ने अपनी हड़प नीति के औचित्य को सिद्ध करने के लिए ही बनाया था। कल की क्लास में हम डलहौजी ने जो गोद निषेध नीति थी इसके तहत कौन कौन से ऐसे स्थान थे जिनको कि इस नीति के तहत हड़प लिया गया था उनके बारे में
बात करेंगे। थैंक यू।